जो विषय मुझे आज दिया गया है वो है पाक अधिपत्य क्षेत्रों में जो भी विकास हुए हैं, जो भी गतिविधियां हुई हैं 47-48 से, उसके ऊपर मैं अपना एक छोटा सा नजरिया रखने की कोशिश करूंगा अगले 40 मिनटों के अंदर। ये विषय एक बहुत ही विस्तृत विषय है, क्योंकि एक 70 साल से भी ज्यादा का एक दायरा बीत गया है और इस 70 साल के अंदर पाकिस्तान ने हर संभव चेष्टा की है कि इस क्षेत्र को पूरी तरह से हड़प लिया जाए, पूरी तरह से अपने अंदर पाकिस्तान के अंदर इसका समावेश कर लिया जाए, और इसके लिए इसने कई गतिविधियां की। तो मैं इसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा। चूंकि आज हम सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें इस नक्शे को समझ लेना चाहिए कि क्या स्थिति है। ये एक विदेशी नक्शा है, पर आपको समझने के लिए आवश्यक है कि जिसे हम जम्मू कश्मीर कहते हैं, उसके विभिन्न क्षेत्रों पे विभिन्न अन्य राष्ट्र किस तरीके से अपने दावे पेश करते हैं, वो हमको इसमें दिखेंगे कि पाकिस्तान और चीन का किस तरीके से किन क्षेत्रों के ऊपर अपना हक जमाने की कोशिश करते हैं। जो वर्तमान में आज स्थिति है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, वो स्थिति ऐसी है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस नक्शे पर, ये जो आपको दिख रही है क्षेत्र, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी ऑफ लद्दाख है, जिसे गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं पाकिस्तान के लोग। ये जो लद्दाख का संघीय क्षेत्र है उसका हिस्सा है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। इसके उत्तर में आपको ये शख्सगाम घाटी दिख रही है, जो पाकिस्तान ने 1963 के एग्रीमेंट के अंतर्गत चीन को सौंप दी है। ये सियाचिन ग्लेशियर है जहां पे भारतीय सेनाएं पाकिस्तानी सेनाओं के सामने हैं, और ये क्षेत्र आज हमारे आधिपत्य में है। और ये जो इलाका है जिसे मीरपुर मुजफ्फराबाद हम कहते हैं, या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर अब कह सकते हैं हम, जिसे पाकिस्तान एक आजाद जम्मू कश्मीर का नाम देने की कोशिश करता है, ये अलग इलाका है। तो इससे पहले कि मैं 47-48 से जो अब तक वहां पे डेवलपमेंट हुए हैं, जो विकास हुए हैं, उसके बारे में बात करूं, हमें एक चीज समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को दो हिस्सों में बांट रखा है। तो हमारे लिए तो पाकिस्तान के आधिपत्य में दो एक ही क्षेत्र है, लेकिन उसको उन्होंने अपनी प्रशासनिक रूप से और अपने सामरिक महत्व के हिसाब से दो हिस्सों में बांट दिया है। एक जिसे वो गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, और इस क्षेत्र को वो एक आजाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, जबकि इसमें आजादी जैसी तो कोई बात है नहीं। तो ये क्षेत्र है, तो इसको एक अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए कि ये जो पाकिस्तान के आधिपत्य में जो दो क्षेत्र है, मीरपुर मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्तिस्तान, इसमें क्या फर्क है। मैं इससे पहले कि आगे की गतिविधियों पर बात करूं, मैं इसको बताना चाहूंगा। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो मीरपुर मुजफ्फराबाद है, ये 15% से भी कम क्षेत्रफल है उस क्षेत्र का जो पाकिस्तान के आधिपत्य में है, पाकिस्तान ने जिसपे गैर कानूनी रूप से कब्जा कर रखा है। जो 85% से ज्यादा क्षेत्रफल है वो गिलगित बल्तिस्तान का है। लेकिन जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान में 30% से लगभग जनसंख्या है, जबकि मीरपुर मुजफ्फराबाद में 70% से भी ज्यादा आज की तारीख में जनसंख्या है। मीरपुर मुजफ्फराबाद को जैसे मैंने कहा कि वो आजाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, तो एक स्वांग रचा हुआ है उन्होंने उसमें आजादी का। लेकिन जो गिलगित बल्तिस्तान है वो तो एक उपनिवेश की तरह उसको ट्रीट किया गया है। अभी कुछ समय पहले तक तो इसका कोई संवैधानिक स्थिति नहीं थी, इसके पास कोई संवैधानिक राइट्स नहीं थे। और इस क्षेत्र में इस्लाम के प्रादुर्भाव से पहले जो इनकी जो बहुत ही सभ्य संस्कृति थी, बहुत ही जो समृद्ध संस्कृति थी, वो आज भी कायम है यहाँ पे। और यहाँ पे जो भाषाई विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, वो हमको देखने को मिलती है। जबकि मीरपुर मुजफ्फराबाद में जो है सांस्कृतिक रूप से इसका काफी हद तक जो है पाकिस्तान ने इसमें विलय कर लिया है। और मीरपुर मुजफ्फराबाद में जैसा कि हमने देखा, कुछ समय पहले भी हमने देखा कि यहाँ आतंकवादी संगठनों ने काफी हद तक कैंप्स यहाँ पे स्थापित कर रखे हैं, जहां से कई बार हम देखते हैं इन्फिल्ट्रेशंस होते हैं और इस तरीके की कोशिशें की जाती हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है और अन्य कट्टरपंथी संस्थाएं हैं, वो यहाँ पे अपनी प्रादुर्भाव कर रही हैं, उन्होंने अपने पैर जमा लिए हैं। आपको मालूम है कारगिल युद्ध के दौरान इस तरीके की कट्टरपंथी संस्थाओं को वहां पाकिस्तान ने उनको काफी एंकरेज किया था। और वहां पे इस इलाके में चूंकि शिया सुन्नी जो विवाद है वो काफी हद तक बढ़ चुका है, और इस कारण यहाँ जो ये सेक्टेरियन आउटफिट्स हैं, जो सिपाही साहिबा पाकिस्तान हो गई, या तहरीक जफरिया नेहाज शरीयत
मोहम्मदी हो गई जो कि TNSM है, जिसको कि शिया आउटफिट कहा जाता है, ये सारी जो है एक दूसरे के प्रति काफी एक्टिव है इस क्षेत्र में। तो ये वो इलाका है। एक और महत्वपूर्ण जो मुद्दा है जिसे हमें समझना चाहिए वो ये है कि स्टेट सब्जेक्ट रूल, जिसके अंतर्गत कि बाहर के लोग इस क्षेत्र में नागरिक नहीं बन सकते, यह नियम आज भी मीरपुर मुजफ्फराबाद में लागू है, जबकि ये स्टेट सब्जेक्ट रूल जो है गिलगित बल्तिस्तान से हटाया जा चुका है। और इसी कारण जो मीरपुर मुजफ्फराबाद से जो पाकिस्तानी लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं, उनका जो माइग्रेशन है, उनका जो सेटलमेंट है, वो काफी रिलेटिवली कम हुआ है, जबकि जो गिलगित बल्तिस्तान है, यहाँ पे ये काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं। और अगर आप देखें कि 1998 और 2017 के बीच में इस मीरपुर मुजफ्फराबाद की जो जनसंख्या है करीब 26% बढ़ी है, 1.89% के औसत दर से बढ़ी है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र में अगर आप सिर्फ 13 साल का ही दरमियान देखें 98 और 2011 का, तो उसमें 63% जनसंख्या बढ़ी है। 2017 की जो जनसंख्या की जो रिपोर्ट है वो गिलगित बाल्तिस्तान के क्षेत्र के बारे में पाकिस्तान ने अभी तक डिक्लेयर नहीं की है। जो मीरपुर मुजफ्फराबाद इलाका है, यहाँ पे एक मंगला बांध बनाया गया था जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके कारण पश्चिमी जो नदियां हैं उनसे पानी को टैप करके पूर्वी नदियों को सप्लाई किया जाता है। इस मंगला बांध के बनने के कारण मीरपुर शहर जो है जलमग्न हो गया, तो एक बड़ी संख्या में जो जनसंख्या है यहाँ से हटा के दूसरी जगह दी। अब गिलगित बल्तिस्तान में भाषा डैम बनाया जा रहा है और उसके कारण एक काफी बड़ा हिस्सा जो है एक ऐसी जमीन का जो कि उपजाऊ है, कृषि योग्य है, वो जलमग्न हो जाएगी। और इस बांध के द्वारा जो पानी मिलेगा, जो पावर सप्लाई मिलेगी, वो पाकिस्तान को मिलेगी। लेकिन जो नुकसान होगा वो गिलगित बाल्तिस्तान के लोगों को होगा। जो मीरपुर मुजफ्फराबाद है, यहाँ पे पाकिस्तान का विरोध जो है काफी कम हो गया है। ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं है, आज भी वहां लोग विरोध करते हैं पाकिस्तान के आधिपत्य का, लेकिन काफी हद तक कम हो चुका है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में ये जो पाकिस्तान के खिलाफ जो रोष है, ये काफी हद तक ज्यादा है। अब इससे पहले कि मैं इन दोनों इलाकों में आऊं, मैं 47-48 में क्या हुआ इसको हम अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में काफी भ्रांतियां फैलाई गई। अगर आपको याद हो कि सन 47 में सबसे पहले जो विद्रोह शुरू हुआ वो पुंछ में शुरू हुआ। अब क्यों हुआ इसको हम समझना चाहिए। पुंछ से एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है भारतीय सेना में उस वक्त थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध में आपको मालूम है कि जो भारतीय सेना की जो संख्या थी वो आज भी भारतीय सेना का नहीं है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या का जो है भारत से जो है द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा लिया। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इतनी बड़ी सेना को मेंटेन करना संभव नहीं था और इनमें से अधिकतर लोगों को सेना से छुट्टी दे दी गई। तो जब ये लोगों को सेना से छुट्टी दे दी गई तो एक काफी बड़ी संख्या में लोग जो है पुंछ वापस आए। और इसी वक्त जो है पुंछ में कुछ अकाल पड़ा तो लोगों की महाराजा से मांग होने लगी कि हमारे कर में रियायतें दी जाएं, और कुछ हुआ। तो इस तरीके का एक जो विद्रोह है यहाँ पे पुंछ में हुआ, और जिसके अंदर ये जो पाकिस्तान समर्थक जो एलिमेंट्स थे उन्होंने इसको टैप करने की कोशिश की और उन्होंने इसको पाकिस्तान के समर्थन का एक मूवमेंट बनाया गया। और इसलिए यहाँ पे जो था, इस वक्त अगर आप देखें तो वहां पे जो महाराजा की सेना थी वो वहां पे आई और उन्होंने इस विद्रोह को कुचलने की कोशिश की। और जब इस वक्त ये सब कुछ चल रहा था और महाराजा का शासन जो है अपनी पहुंच स्ट्रॉन्ग कर रहा था, उस वक्त हमने देखा कि जो ये जो इन्होंने जो कबाइलियों का हमला कहा, जिसमें पाकिस्तान सेना के जो कई अफसर थे जिनको छुट्टी दी गई थी, कई ऐसे लोग थे जो INA के लिए पहले लड़े थे, और कई कबाइली भी जो सीमांत क्षेत्र से फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया हो गया या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हुआ, वहां से लेके आए। इन लोगों ने हमला बोला और इस हमले के दौरान एक दुर्भाग्य की बात यह थी कि महाराजा की जो सेना थी उसके भी एक बड़ी संख्या में जो मुस्लिम एलिमेंट्स थे उन्होंने अपने ही जो साथी थे उनके खिलाफ गद्दारी की और कई जगह इन लोगों को ज्वाइन कर लिया गया। और इसके बाद हमने देखा कि मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, भिंबर
और इन कई जगहों पे जो है इन लोगों का कब्जा हो गया और ये लोग मुजफ्फराबाद से उरी, उरी से बारामूला, बारामूला से श्रीनगर से कुछ दूर रहे। उस वक्त महाराजा ने 26 अक्टूबर के दिन, आज के दिन जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया और भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने अपना जो है प्रादुर्भाव किया श्रीनगर हवाई अड्डे से। और वहां से हमने देखा कि उन्होंने इन जो कबायली थे इनको खदेड़ना, जो पाकिस्तान की सेना और सैनिकों के आदेश के अंतर्गत काम कर रहे थे, उनको खदेड़ना शुरू किया। मेजर सोमनाथ शर्मा, उनको प्रथम परमवीर चक्र मिला वहां पे। और उसके बाद एक निर्णायक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं शलतंग का युद्ध। उस शलतंग के युद्ध के बाद जो है कबायलियों को बहुत बुरी तरह हरा दिया गया। उसके बाद कबायली वापस भागने लगे और हमारी सेनाएं उनका पीछा करती रही। हमने बारामूला को स्वतंत्र कराया इन लोगों से। फिर उसके बाद हम उरी तक पहुंचे और उरी के जब पहुंचे सेना को, तो उसके बाद उस जो ब्रिगेड थी उसको एक आदेश मिला कि आप और आगे ना जाकर पुंछ की तरफ जाइए, क्योंकि पुंछ में हमारी एक काफी बड़ी एक टुकड़ी थी, सेना की टुकड़ी, जो कि सिविलियंस के साथ, हमारे जो आम शहरी थे, महिलाएं, बच्चे, उनके साथ एक कैंटोनमेंट के अंदर बंद थी और चारों तरफ से उनको पाकिस्तानियों ने घेर रखा था। दुर्भाग्य से हमारी सेनाएं जो थी जम्मू से आगे बढ़ नहीं पा रही थी। ना हम उस वक्त तक राजौरी पहुंच पाए थे, ना पुंछ पहुंच पाए थे। पुंछ तो बहुत दूर की बात थी। तो इन महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए ये ऐसा लगा दिल्ली के हुक्मरानों को कि उनकी जान बचाना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो सेना जो हमारी उरी से आगे जा सकती थी, मुजफ्फराबाद की तरफ जा सकती थी, उसको बोला गया कि आप पहले पुंछ को जाइए और पुंछ को बचाइए। और फिर उरी से ये जो सेना थी हमारी, जो है हाजी पीर पास के ऊपर से होती हुई पुंछ पहुंची और उसने पुंछ को रिलीफ किया। उस वक्त हमें यह समझना आवश्यक है, क्योंकि उस वक्त जो कबायली थे और ये जो विद्रोही थे, इन लोगों ने काफी बड़ी संख्या में नरसंहार किया था। और अगर आपने कहानियां सुनी हो तो आपको मालूम होगा कि मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, भिम्बर, यहाँ तक कि राजौरी में काफी बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ था। और इसलिए जो हमारे हुक्मरान थे उस वक्त दिल्ली में, उनको लगा कि शायद इस वक्त पुंछ में लोगों की जान बताना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि इन कबायलियों को अपनी सीमाओं से पूरी तरह से बाहर निकाला जाए। जब पुंछ को रिलीफ कर लिया गया और उसके बाद जो सेना वापस आई उरी में और फिर उसको आगे बढ़ने के लिए कहा गया, तो लेकिन तब तक जो है पाकिस्तान की सेनाएं जो है दूसरी तरफ जो है अपनी पोजीशन को सुदृढ़ कर चुकी थी। उन्होंने अपने डिग इन कर लिया था, जैसे आर्मी में कहा जाता है, उन्होंने ट्रेंचेस खोद दी थी। और उसके बाद जो हमारी सैनिक स्थिति थी, उसके बावजूद, कोशिशों के बावजूद हम उरी से आगे नहीं बढ़ पाए। हालांकि अगर हम शुरू में ही अगर आगे बढ़ते रहते तो हम पूरा इलाका जो है शायद मुजफ्फराबाद वगैरह सब खाली करा लेते बड़ी आसानी से, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया उसका मैं आपको कारण दे चुका हूं। तो ये स्थिति तो यहाँ पे थी मीरपुर मुजफ्फराबाद में। और उसके बाद आपको मालूम है कि जो सीज फायर है वो 1 जनवरी और 2 जनवरी की बीच में 1949 में आया। और उसके बाद जो क्षेत्र पाकिस्तान के आधिपत्य में रहा वो आज हम पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर कह लेते हैं या मीरपुर मुजफ्फराबाद कहते हैं, जिसे पाकिस्तान आजाद जम्मू एंड कश्मीर कहता है। जम्मू कश्मीर के 2 संघीय क्षेत्रों में विभाजन से पहले हमारे यहाँ इसका कोई औपचारिक नाम नहीं था, तो लोग इसे पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर कहते थे, जिसमें कि गिलगित बाल्टिस्तान भी आता है। आज इस क्षेत्र को पाकिस्तान ने 3 हिस्सों में विभाजित कर रखा है। मुजफ्फराबाद, रावलकेट और मीरपुर संभाग है। मुजफ्फराबाद जो संभाग है उसमें मुजफ्फराबाद, हट्टियान और नीलम जिले हैं। पुंछ जो संभाग है उसमें बाघ, पुंछ, हवेली और सुधनौती जिले हैं। मीरपुर जो संभाग है उसमें मीरपुर, कोटली और भिम्बर जिले हैं। पाकिस्तान के जो नागरिक हैं कानूनन यहाँ नागरिक नहीं बन सकते, लेकिन इसके बावजूद कई पाकिस्तानी यहाँ घुस आए हैं और कई जगहों पर रह रहे हैं। पर जैसा मैंने कहा, कानूनन ये संभव नहीं है। ये मंगला बांध है और ये मैं इसको बार बार इसलिए दिखाता हूं कि ये हमें समझना चाहिए कि इस मंगला बांध के बनने से एक पूरा शहर, मीरपुर का शहर जो कहलाता था, वो इसके अंदर जलमग्न हो गया। इसके जलमग्न होने के कई असर हुए हैं। मीरपुर के जो लोग हैं एक बड़ी संख्या में जो है आज यूके में जाके सेटल हो गए हैं। एक मीरपुरी डायस्पोरा है और आप कई बार देखते हैं कि भारत विरोधी जो प्रदर्शन होते हैं यूके के अंदर, उसमें ये मीरपुरी डायस्पोरा सबसे आगे रहता है। लॉर्ड नजीर और ये जो लोग हैं ये सारे मीरपुरी डायस्पोरा के हैं। ये लोग क्यों गए यूके, इसके बारे में
कोई अगर प्रश्न होगा तो मैं बाद में उत्तर देने की चेष्टा करूंगा, पर यही समझना है कि ये मीरपुर शहर जलमग्न हो गया, एक नया मीरपुर शहर बसाया गया और अधिकतर लोगों की उस नए शहर से ना कोई लगाव था, भावनात्मक लगाव नहीं था, और इसलिए अधिकतर लोग धीरे धीरे यहाँ से माइग्रेट होते चले गए और एक बहुत बड़ी संख्या में आज लोग इंग्लैंड के अंदर रह रहे हैं। ये एक तस्वीर है दिखाने के लिए, क्योंकि तस्वीर कई बात कहती है जो वैसे हमें नहीं दिखती। बहुत ही सुंदर जगह है मीरपुर मुजफ्फराबाद। ये नक्शा है इसका। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि एक स्वतंत्रता का स्वांग है, इसका एक प्रधानमंत्री है, इसका एक राष्ट्रपति होता है, इसकी 45 जो है चुने हुए सदस्य होते हैं इसकी असेंबली में, और 8 परोक्ष रूप से चुने जाने वाले सदस्य होते हैं। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो 45 सदस्य जो चुने जाते हैं, इनमें से 12 सीट जो है वो उन लोगों के लिए रिजर्व्ड हैं जो इस क्षेत्र से बाहर रहते हैं। जैसे 6 जो सीटें हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो अनंतनाग, बारामूला या मुजफ्फराबाद जिलों से पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों में रहते हैं। उसी तरीके से 6 सीटें उन लोगों के लिए रिजर्व हैं जम्मू, कठुआ, रियासी, उधमपुर, हमीरपुर जिलों से कहीं और किसी का माइक अनम्यूट है, कृपया म्यूट कर लें तो अच्छा रहेगा। हाँ। और जो 8 परोक्ष रूप से चुनी हुई सीटें हैं उनमें से 5 महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं, 1 उलेमा के लिए, 1 टेक्नोक्रेट के लिए और 1 सीट उन लोगों के लिए है जो इस क्षेत्र के लोग बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, जैसे कि मीरपुरी डायस्पोरा यूके में है। इसका अपना एक न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है इनकी, और पहले थोड़ी बहुत जो ऑटोनॉमी थी उसको 13वें संविधान संशोधन के द्वारा इस्लामाबाद ने और खत्म कर दिया है। पहले एक एजे के काउंसिल होती थी, अब काफी जो अधिकार क्षेत्र है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दे दिए गए हैं, और आप देखेंगे कि इसको भले ही वो आजाद कहते हो लेकिन इसके अधिकतर जो निर्णय है वो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की सरकार लेती है। यहां तक तो कई बार ऐसा हुआ है कि इस क्षेत्र का जो राष्ट्रपति है वो आज राष्ट्रपति और कल सीधे जेल के अंदर है, तो सीधे उसको राष्ट्रपति पद से हटाकर सीधे जेल के अंदर डाल दिया गया, ऐसा भी कई बार हुआ है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनको कई बार इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, और कई बार यहाँ पे भी आपने देखा है कि यहाँ पे कई बार विद्रोह हुए। एक तस्वीर, जो की तस्वीर अच्छा है, नंगा पर्वत का ये मुजफ्फराबाद शहर है जिसको आप, ये नीलम घाटी है उसके एक ब्रिज का। यहाँ जो भाषाएं बोली जाती हैं इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे अधिकांश लोग, एक बहुत बड़ा 99% से भी ज्यादा लोग मेरे ख्याल से कश्मीरी भाषा नहीं बोलते। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, अगर सिंगल भाषा देखी जाए तो गुजरी बोली जाती है, गुर्जरी, जो हमारे यहाँ भी राजस्थान, हरियाणा में और कई जगह बोली जाती है। गुर्जरी भाषा यहाँ पे सबसे ज्यादा बोली जाती है। लेकिन अगर एक ग्रुप की तरह देखा जाए तो पहाड़ी पोटवारी जो भाषाएं हैं, जो पहाड़ी लोग बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा बोली जाती है। इसके 3 डायलेक्ट्स हैं यहाँ पे, मीरपुरी, पहाड़ी, पोटवारी, ये 3 भाषाएं हैं। इसके अलावा हिंदको, जो कि मनशेरा, एबटाबाद, हरिपुर में बोली जाती है, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के, वो भी यहाँ बोली जाती है। कश्मीरी जो है सिर्फ नीलम वैली में, नीलम घाटी में कुछ गांवों में कुछ लोग कश्मीरी बोलते हैं। यहाँ पे कुछ गांवों में शीना भाषा भी बोली जाती है जो गिलगित बल्तिस्तान में बोली जाती है। कुछ जगह पश्तो भाषा बोली जाती है जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की भाषा है। और उसके अलावा यहाँ पे एक गांव है कुंदल शाही, जहाँ पे एक भाषा बोली जाती है कुंदल शाही, ये भी एक अलग ही भाषा है। और लिंग्विस्टिक के जो विद्यार्थी हैं वो कुंदल शाही भाषा को पढ़ते हैं, क्योंकि एक यूनिक भाषा है, एक अलग भाषा यहाँ पे अकेली रह रही है। इस क्षेत्र में हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो शारदा पीठ है। जैसे कि आपको मालूम है एक बहुत बड़ा धाम था हिंदुओं का शारदा पीठ। यहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन, हर मतावलंबी यहाँ रहते थे। और अगर आप देखें भारत में आने वाले जितने भी प्राचीन जो हमारे पर्यटक रहे हैं, चाहे वेनसांग हो या इब्न बतूता हो, सबने शारदा पीठ का महिमा मंडन किया है। सबने कहा है कि एक बहुत बड़ा पीठ है और यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में विद्वान लोग रहते हैं और विभिन्न संप्रदायों के लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म के, जैन मत के, हिंदू स्कॉलर्स। और अगर आपको याद हो कि आदि शंकराचार्य को भी जगत गुरु का जो टाइटल है वो जब ही मिला था जब शारदा पीठ के जो वहां के जो आचार्य लोग थे उन्होंने जगत गुरु का इस तरीके से उनको ये उपाधि दी कि आप जगत गुरु हैं, और उसके बाद ही आदि शंकराचार्य जी को जगत गुरु शंकराचार्य की पदवी मिली। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। ये आज की
दुर्भाग्य से आज यहाँ पे खंडहर बचे हैं और यहाँ पे कोई देख नहीं रहा। काफी कोशिश की जा रही है कि इसको दोबारा रिवाइव किया जाए। जैसा कि मैं कह रहा था, यहाँ पे भी लोग समय समय पर प्रोटेस्ट करते रहते हैं। ये लोग, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जम्मू कश्मीर पीपुल्स नेशनल अलायंस है, उसके लोग जो है मुजफ्फराबाद में रैली कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं गिलगित बाल्टिस्तान को हमारे साथ मिलाया जाए। और पाकिस्तान के खिलाफ एक दूसरा संगठन है JKNSF, वो भी कर रहा है। ये कुछ तस्वीरें हैं यूनाइटेड नेशंस का, वहां जो ऑफिस है उसके पास जाके ये लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं। पाकिस्तान आर्मी के जो हिंसक घटनाएं हैं उनके लिए उन्होंने एक ये बड़ा भारी नारा दिया था, अगर आपको याद हो पिछली बार। ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, ये पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ था। अभी 2021 में, इस साल में इन्होंने यहाँ पे चुनाव कराए, जिसका कि हमने विरोध भी किया। और इस चुनाव में जो 33 सीटें थी वो इस क्षेत्र में थी, और 12 सीटें जो मैंने जैसे कहा शरणार्थियों की थी उनके लिए कराए गए, 5 महिलाओं की और 3 अन्य लोगों की चुनाव हुई। और इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी वो है, वैसे तो ये आजाद है, लेकिन जो भी पाकिस्तान में रूलिंग पार्टी होती है उसी की सत्ता यहाँ पे बन जाती है। तो आप ये समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ के इलेक्शंस को मैनेज किया जाता है। उसी तरह इस बार भी PTI जो पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी है, उसकी यहाँ पे हुकूमत बनी, उसको 26 सीटें मिली। उसमें और फिर उसके बाद उनको 3 महिलाओं की सीट और 3 अन्य सीटें जो उनको मिली, इसके साथ उनके पास आज 32 सीटें हैं। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को भी एक एक सीट मिली। PPP जो है मुख्य विरोधी पार्टी है, वोटर टर्नआउट इसमें करीब 61% था। तो ये इस तरीके की चीजें यहाँ पे होती रहती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आप देख सकते हैं कि PTI जिस तरीके से जीती है, इसके खिलाफ काफी प्रोटेस्ट भी हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसमें धांधलेबाजी की है, और अन्य पॉलिटिकल पार्टीज ने और यहाँ के लोगों ने भी इसके खिलाफ काफी आवाजें उठाई है। अब मैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ आना चाहूंगा। समय खत्म हो रहा है, लेकिन ये गिलगित बल्तिस्तान है, ये उसकी कुछ तस्वीरें हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। एक चीज हमें समझनी चाहिए कि जो पाक अधिकृत क्षेत्र है उसमें गिलगित बल्तिस्तान सामरिक रूप से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम कहते हैं जम्मू कश्मीर का सामरिक महत्व, तो उसमें सबसे ज्यादा सामरिक महत्व का जो क्षेत्र जम्मू कश्मीर राज्य का है, या जम्मू कश्मीर जो पुराना महाराजा का की रियासत थी, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सामरिक रूप से है, तो वो गिलगित बल्तिस्तान है। यहां से काराकोरम हाईवे जाता है जो चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है। ये वो क्षेत्र है जिससे अधिकांश पानी आता है, जो कि पाकिस्तान को और अन्य क्षेत्रों को मिलता है। ये कुछ तस्वीरें हैं वहां की जो मैं दिखाना चाहता हूं, जिससे कि आप लोगों को आइडिया हो कि कैसा लगता है। एक पिछली तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी जब मैं मीरपुर मुजफ्फराबाद दिखा रहा था, उसमें नंगा पर्वत को दक्षिण की ओर से दिखाया था। इसमें अब नंगा पर्वत को आप देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से। जैसे मैंने कहा, ये सामरिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और इसके माध्यम से मध्य एशियाई राष्ट्रों के ऊपर डोमिनेट करता है। पाकिस्तान का अधिकांश जो फ्रेश वाटर है वो यहां से आता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा खनिज संपदा है, यहाँ पे पर्यटन का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, हाइड्रो पार्क के बहुत सारे पोटेंशियल है। आज की तारीख में 32 पनबिजली योजनाएं यहाँ पे इंप्लीमेंट की जा रही हैं विभिन्न स्थितियों में। ये गिलगिट का है क्षेत्र। आज की तारीख में 14, पाकिस्तान ने जब इसको कब्जा कर लिया, और उसके बाद मैंने जैसे कहा पहले काफी समय तक इसको नॉर्दर्न एरियाज कह के रखा गया। उसके बाद इसको फिर 2009 में गिलगित बल्तिस्तान किया गया। पहले ये 2 डिविजन्स थी, एक गिलगित डिवीजन और एक बल्तिस्तान डिवीजन थी। पहले 7 जिले होते थे, फिर 10 जिले किए, और अब जो है इसको 3 संभागों में बांट दिया गया है, और उसके 14 जिले हैं, जिसमें गिलगित, गिजर, गुपिसियासन और हुंजा और नागिर ये गिलगित डिवीजन में है, और दाइमर, अस्तोर, दरेल एंड तंगीर दाइमर डिवीजन में है, और स्कार्दू, घांचे, रोंदू, शिगर एंड खरमंग ये जो बल्तिस्तान डिवीजन है इसमें है। ये एक तरफ इसके चाइना का जो जिंजियांग प्रांत है वो आता है, एक तरफ वखान कॉरिडोर है अफगानिस्तान का अगर आप देखेंगे, और एक तरफ चित्राल और कोहिस्तान जिले हैं पाकिस्तान के। और इसके अलावा जो POJK का अलग हिस्सा है, जो नीलम घाटी है, वो इसकी एक तरफ आती है, दूसरी तरफ लद्दाख का क्षेत्र आता है, एक तरफ कश्मीर का भी बांदीपुरा वाला इलाका आता है।
तो यहाँ पे एक चीज समझने की है कि जो चित्राल था ये भी एक तरीके से महाराजा और जम्मू कश्मीर का एक वासल होता था, मतलब महाराजा और जम्मू कश्मीर के स्वामित्व को ये स्वीकार करता था, और चित्राल का जो शासक होता था जिसे मेहतर कहते थे, मेहतर ऑफ चित्राल, वो जम्मू कश्मीर के महाराजा को कर दिया करते थे। लेकिन कुछ कारणों से शायद हमने 47 में चित्राल पर अपना स्वामित्व नहीं जमाया, और इसलिए आज चित्राल जो है पाकिस्तान का हिस्सा माना जाता है। दुनिया के जो 25 सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें से 8 यहाँ पे है, जिसमें K2 गॉडविन ऑस्टिन जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो भी यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है कंचनजंगा है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला K2 गॉडविन ऑस्टिन है। हालांकि दुर्भाग्य से ये आज पाकिस्तान के आधिपत्य में है। जो दुनिया के 3 सबसे लंबे ग्लेशियर हैं जो पोलर रीजन के बाहर हैं वो भी यहाँ मिलते हैं, और 5000 वर्ग किलोमीटर का देवसाई पठार जो है वो 4115 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे है। दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। आप देख सकते हैं किस तरीके का फ्लैट ग्राउंड है इसमें, ऊपर उतनी हाइट के ऊपर 4000 मीटर से भी ऊंचा इस तरीके का फ्लैट टेरेन मिलना सामान्यतः बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ लेक्स भी हैं, पानी भी है। गिलगित क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जहां पे कि ऐसा माना जाता है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला और हिमालय पर्वत श्रृंखला मिलती है। यहाँ एक जगह है जिसे आलम ब्रिज कहते हैं गिलगित में, और ऐसा जियोलॉजिकली माना जाता है कि तीनों पर्वत श्रृंखलाओं के मिलने का ये स्थल है जहां पे, और यहाँ पे पर्यटक आते हैं। यहाँ के जो लोग हैं ये हमें समझना चाहिए, इससे पहले कि मैं इतिहास की तरफ आऊं। ये एथनिकली जो है 2 अलग अलग लोग हैं। जो गिलगित क्षेत्र है वो उसको दर्दिस्तान कहते थे हम ऐतिहासिक रूप से, और यहाँ के जो लोग हैं दार्दिक भाषाएं बोलते हैं जो इंडो आर्यन और ईरानियन ओरिजिन की हैं, और इनमें प्रमुख भाषाएं हैं शीना, डोमाकी, कोहिस्तानी, खोवार जो चित्राल में भी बोली जाती है, और वाखी ये पहाड़ों में बोली जाती है। अफगानिस्तान, जिंजियांग और ताजिकिस्तान में जो नोमैडिक कम्युनिटीज हैं वो लोग वाखी भाषा बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और भाषा पाई जाती है जिसे ब्रुशुष्की कहते हैं, जो लैंग्वेज आइसोलेट है, जो मतलब अपनी तरह की एकमात्र भाषा है, इसका कोई भाई भतीजा बहन भाई नहीं है। तो ऐसी भाषाओं को लैंग्वेज आइसोलेट कहा जाता है, जो अपने ग्रुप की अकेली भाषा है। तो ब्रुशुष्की एक भाषा है जो यासीन घाटी में और हुंजा घाटी में बोली जाती है। जब हम बल्तिस्तान में आते हैं तो यहाँ के जो लोग हैं वो मंगोलॉइड स्टॉक के हैं, जो जैसे कि हमारे लोग लद्दाख में और कारगिल में हैं, और ये लोग जो भाषा बोलते हैं ये बल्ती भाषा बोली जाती है जो कारगिल में भी बोली जाती है। आज यहाँ पे 100% जनसंख्या जो है इस्लाम की मतावलंबी है, लेकिन इस्लाम यहाँ पे अलग अलग टाइम पर अलग अलग डायरेक्शन से आया, और इसलिए जो है इस्लाम के अंदर यहाँ पे भिन्न सब सेक्ट्स के लोग हैं। अगर आप देखेंगे कि तो कहीं पे लोग जो है और इनके जो विचार हैं उसमें जो इनके प्री इस्लामिक कल्चर है वो बहुत ज्यादा है। जैसे हुंजा घाटी में लोग हैं वो इस्माइली मत को मानते हैं जो आगा खान का है। नागर में और ईस्टर्न गिलगित में लोग इतना शरिया हैं जो शिया मत जिसे कहते हैं 12 शिया कहते हैं। दक्षिण की ओर लोग सुन्नी मतावलंबी है। बल्तिस्तान में जो लोग हैं वो फिर 12 शिया हैं, और कुछ लोग वहां पे एक नूर बख्शी मत होता है जो कि और कहीं नहीं पाया जाता, जो न शिया होते हैं न सुन्नी होते हैं, वो लोग अपने आप को नूर बख्शी कहते हैं। और ये हमारे यहाँ भी आज जो हमारे पास जो क्षेत्र है उसमें भी परतापुर, तुर्तुक, त्यागशे ये जो इलाके हैं लद्दाख के, वहां पे ये नूर बख्शी शब्द के लोग हमें मिलते हैं। ये वहां की कुछ तस्वीरें हैं। इतिहास बताना जरूरी है, जस्ट मैं थोड़ी देर के लिए करूंगा क्योंकि आज के समय कम है इसलिए, लेकिन फिर भी एक इतिहास बताना चाहूंगा। और इतिहास इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ समय से कोशिश हो रही है पाकिस्तान की तरफ से यह बताने की कि ये क्षेत्र कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था। उनका ये कहना है कि भारत तो छोड़िए, ये तो कभी जम्मू कश्मीर का भी हिस्सा नहीं था, ये तो अलग था, इसको तो अलग से मानना चाहिए, इसको जम्मू कश्मीर का पार्ट नहीं मानना चाहिए। तो इससे गलत कुछ नहीं हो सकता। ये हिस्सा जो है मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, कुषाण साम्राज्य का हिस्सा था। जब कश्मीर के सबसे प्रतापी राजा ललितादित्य थे तो उनके शासन का भी हिस्सा था। बाद में जब मुस्लिम किंग्स आए, सुल्तनत आ गई, तो जो कश्मीर के सुल्तान थे शिहाबुद्दीन, उनके साम्राज्य का भी हिस्सा था। शाहजहां ने जब बल्तिस्तान कैप्चर किया 1637 में कैप्चर किया, और उसके बाद से ये पूरा इलाका जो है गिलगित बल्तिस्तान जो है मुगलों के अंतर रहा।
1753 में। लेकिन जब भी केंद्रीय सत्ता कमजोर होती थी, ये जगह बाहर निकल आती थी और फ्री हो जाती थी। इसके बाद मुगल शासन के बाद यहाँ अफगान आए। अफगानों का जब जो दमन चक्र बढ़ गया, तो यहाँ के लोगों ने महाराजा रणजीत सिंह से दरखास्त की कि हमें आजाद कराया जाए, और महाराजा रणजीत सिंह ने खुद आर्मी लीड करके कश्मीर को जीता। उसके बाद और उन्हीं का एक वासल स्टेट थी महाराजा गुलाब सिंह की, जो जम्मू के शासक थे, उनके जनरल जोरावर सिंह ने बल्तिस्तान 1840 में जीता, और उसके बाद उन्होंने गिलगिट और अन्य इलाके जीते। और उसके बाद 1850 तक महाराजा गुलाब सिंह जो थे गिलगिट बाल्तिस्तान के शासक बन चुके थे। इसके बाद जब रूस पूर्व की ओर बढ़ा, तो अंग्रेजों ने गिलगिट एजेंसी की स्थापना की 1870 में। उनको लगा कि हमें जो है फ्रंटियर पे रहना चाहिए, लेकिन फिर जब रूस का खतरा कम हो गया, तो 1881 में खत्म कर दिया गया। फिर दोबारा गिलगिट एजेंसी स्थापित की गई 1889 में। लेकिन गिलगिट एजेंसी, वहां पे एक ब्रिटिश अधिकारी रहते थे। ये इलाका महाराजा के अंतर्गत ही रहा, महाराजा के शासन के अंतर्गत रहा। 1935 पर महाराजा के ऊपर दबाव डाला गया और उनको 60 साल के लिए गिलगिट वजारत का कुछ हिस्सा अंग्रेजों को लीज पर देने के लिए कहा गया। और ये जो इलाका था, ये गिलगिट क्षेत्र का था, जो सिंधु नदी के दाहिनी ओर था। वो इलाका जो है ब्रिटिश को लीज पे दिया गया। यहाँ पे अंग्रेजों के गवर्नर बैठते थे, लेकिन महाराजा इस क्षेत्र पे महाराजा का झंडा फहराता रहता था। जब आजादी आई, तो हालांकि ये 60 साल की लीज पर था, अंग्रेजों ने इसको 1 अगस्त 1947 को भारत को वापस कर दिया। उसके बाद महाराजा की जो सेना थी, उसके कुछ अधिकारी जो जिन्ना से मिल चुके थे, उन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। जब महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे दस्तखत कर दिए, और उसके बाद इन्होंने यहाँ उपद्रव किया, गवर्नर जो थे ब्रिगेडियर घनसार सिंह, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वहां पे जो गिलगिट स्काउट जो सेना थी, उसके जो ब्रिटिश कमांडर थे मेजर ब्राउन, उन्होंने वहां पाकिस्तान का झंडा फहराया। इसके बाद गिलगिट पर कब्जा करने के बाद, जब तक जाड़ों का मौसम था, कुछ नहीं हो पाया। फरवरी के मौसम पर उन्होंने स्कार्दू पर हमला किया, जो कि बल्तिस्तान का सबसे प्रमुख शहर था। वहां पे जो जम्मू कश्मीर राज्य की सेनाएं थी, उन्होंने हमलावरों को हरा दिया। हमलावरों ने स्कार्दू को छोड़कर आगे बढ़े, वो उन्होंने कारगिल पे कब्जा कर लिया, जंस्कार की तरफ बढ़े, लेह की तरफ बढ़े, और फिर धीरे धीरे जो है भारतीय सेनाओं ने इस क्षेत्र को से हमलावरों को फेंकना शुरू किया। दुर्भाग्य से भारतीय सेनाएं स्कार्दू तक नहीं पहुंच पाई, और जब स्कार्दू को कोई रिलीफ नहीं मिल पाई, तो 14 अगस्त 1948 को जो स्कार्दू गैरिसन था, उसने आत्मसमर्पण किया। और उसके बाद हमने जो ये युद्ध विराम की जो बार बार अंतरराष्ट्रीय समुदाय से दबाव पड़ रहा था, हमने उसको मान लिया, जो 1 जनवरी 1949 को लागू हुआ। और उसके बाद जो इलाका पाकिस्तान के कब्जे में रहा, वो गिलगिट बल्तिस्तान बन गया। अब इसके क्या डेवलपमेंट्स थे 47 से, वो मैं आपको अगले 10 मिनट के अंदर बताऊंगा, क्योंकि समय समाप्त होने वाला है। जैसे ही इन्होंने गिलगिट पर कब्जा किया, इन्होंने जो वहां के जो ब्रिटिश कमांडर थे मेजर ब्राउन, उन्होंने जो गवर्नर थे उस टाइम खैबर पख्तूनख्वा, उस टाइम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस होता था, उनको खबर भेजी कि मैंने ये कर लिया है। और उन्होंने वहां से एक नायब तहसीलदार को भेजा, जिसको पॉलिटिकल एजेंट बना के भेजा गया, और वो गिलगिट में 16 नवंबर 1947 में। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट हुआ, जो लियाकत अली खान, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने उस समय की जम्मू कश्मीर की एक पार्टी होती थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसके साथ एग्रीमेंट किया। और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो इलाका है, जो गिलगिट बल्तिस्तान का इलाका है, इसको हम बाकी क्षेत्र से अलग रखेंगे। इसको उन्होंने नॉर्दर्न एरियाज कहा। दुर्भाग्य की बात है कि जिस पार्टी ने एग्रीमेंट पर दस्तखत किया, उसका एक भी सदस्य इस क्षेत्र में नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इसने दस्तखत की। और उसके बाद इस क्षेत्र को एक वर्चुअल कॉलोनी की तरह रखा गया। 1952 में स्थिति ऐसी थी कि एक जॉइंट सेक्रेटरी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स होती थी, जो कराची में थी उस वक्त, वो वहां बैठकर गिलगिट बाल्तिस्तान पर शासन करता। इसके बाद 1963 में आपको मालूम है, शख्सकाम घाटी जो है, जो कि हुंजा की रियासत का हिस्सा होती थी, उसको चीन को दे दिया गया। हुंजा में इसके खिलाफ काफी लोगों ने असंतोष जाहिर किया, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। 1967 में पहली बार गिलगिट में एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया, वहां पे एक रेजिडेंट की पोस्ट बनाई गई।
उसके बाद 71 के युद्ध से जस्ट पहले वहां पे एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई 14 सदस्यों के साथ। 1971 के युद्ध में भारत ने 804 वर्ग किलोमीटर की जो क्षेत्र था वो हमने आजाद कराया है पाकिस्तानी आधिपत्य से, और आज वो हमारे पास है। इसके बाद जो हुंजा की रियासत थी उसको भी, जो उसको उस टाइम तक रियासत के रूप में रखा था, उसको भी पाकिस्तान ने हड़प लिया, उसको भी इस क्षेत्र में मिला लिया गया। जो एडवाइजरी काउंसिल थी उसको नॉर्दर्न एरियाज काउंसिल बना दिया गया 1975 में। उसके बाद जब लोगों में और असंतोष बढ़ा तो नॉर्दर्न एरियाज लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको बनाया गया 1999 में। एक महत्वपूर्ण ऑर्डर आया, वो आसिफ अली जरदारी की हुकूमत में आया। गिलगित बाल्टिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर आया 7 सितंबर 2009 में। उसके अनुसार इस क्षेत्र का नाम गिलगित बाल्टिस्तान रखा गया। पहली बार एक मुख्यमंत्री दिया गया, लेकिन ये सब भी स्वांग था, उसके पास कोई रियल पावर नहीं थी। और अधिकांश पावर जो थी गिलगित बाल्टिस्तान काउंसिल के पास थी, जिसका कि चेयरमैन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होता है। और उसके बाद एक गिलगित बाल्टिस्तान ऑर्डर 2018 आया, जिसने वर्चुअली इस क्षेत्र को एक पाकिस्तान का प्रांत बना दिया है। पाकिस्तान के टैक्स लॉज, ये सब कुछ यहाँ पे अब आजकल इंप्लीमेंट होने लगे हैं। और इन सब के कारण इस क्षेत्र के लोग समय समय पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, मंजूर परवाना है, गिलगित बाल्टिस्तान लिबरेशन मूवमेंट के यूनाइटेड मूवमेंट के नेता हैं। ये लोग कई प्रदर्शन करते रहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। एक बलवरिस्तान नेशनल फ्रंट है, वो भी एक अलग ग्रुप है जिसका ये झंडा देख रहे हैं, वो भी प्रदर्शन करते रहते हैं। ये लोग आजादी की मांग करते हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर है वो है सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट का। जैसे मैंने कहा कि इस्लाम मोनोलिथ नहीं है, तो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट होती है, शियाओं में भी इतना शारिया और इस्माइलीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, बल्तिस्तान में नूर बख्शी हैं उनके ऊपर भी हमला होता है। और अब धीरे धीरे यहाँ पर तालिबान का जैसे जैसे प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, इस तरीके की घटनाएं होती है। ये जो यहाँ पे जो टकराव है शिया सुन्नी का, या जो फिरका परस्ती है, ये और कुछ नहीं बल्कि पाकिस्तान में जो फिरका परस्ती है उसी का असर है। और पाकिस्तान में क्यों फिरका परस्ती है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। मेरे ख्याल से समय आज इस बात की इजाजत नहीं देता, पर जब हमने एक राष्ट्र का निर्माण मजहब के ऊपर किया तो इस तरीके की फिरका परस्ती होनी स्वाभाविक है। क्योंकि जब आप एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं कि मुसलमान एक अलग राष्ट्र है, तो अगला जो प्रश्न उठता है कि मुसलमान कौन है, और इस बात को परिभाषित करना बड़ा मुश्किल है। और इसी बात पर 1953 से पाकिस्तान के अंदर विवाद चल रहा है और आज तक इस बात का सोल्यूशन नहीं मिल पाया। और इसी कारण हम देखते हैं कि यहाँ पे भी जो है घटनाएं होती हैं। जो पहली बार जो सबसे बड़ा घटना हुआ यहाँ पे, जो दंगे हुए, वो हुए जब जनरल जियाउल हक ने यहाँ पे सुन्नी देवबंदी इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया और उसके अनुसार नियम कायदे बनाने शुरू किए। शियाओं ने इसके खिलाफ जो है 88 में प्रोटेस्ट किया गया। जब उन्होंने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया तो बाहर से जो कबायली हैं, जो पहले कश्मीर में गए थे 47 में और 65 में, उसी तरीके के कबायलियों को बाहर से लाया गया। उन्होंने आके शियाओं की जमीन जायदाद को हड़प लिया, उसमें काफी डिस्ट्रक्शन किया। और उसके बाद से जब भी इस क्षेत्र के लोगों ने अपनी जनतांत्रिक अधिकारों की मांग की है, वहां पे इस तरीके के दंगे करा दिए जाते हैं। इसकी कुछ घटनाएं हैं, जैसे मैं बता रहा था कि 88 में उन्होंने आके हमला किए। उसके बाद जब लोग यहाँ के जिया की मृत्यु हो गई, जब उनकी एनिवर्सरी थी तो लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया, तो उसके बाद फिर हमले हुए। 2004-2005 में पूरे एक साल इस पूरे क्षेत्र में कोई स्कूल, कोई शैक्षिक संस्थान खुला नहीं, क्योंकि शियाओं और सुन्नी के बीच में एक मतभेद था। उनका, शियाओं का कहना था कि जो इस्लामियत की किताब है और जो उर्दू की किताब है वो इस तरीके से दर्शाती है जिसमें हमारे मजहब के खिलाफ बात की जाती है, तो उन्होंने कहा हम स्कूल नहीं चलने देंगे। और बहुत छोटी छोटी चीजें थी लेकिन महत्वपूर्ण चीजें थी। जैसे उन्होंने कहा कोई नमाज पढ़ रहा है तो जिस तरीके से वो नमाज पढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है वो हमारा तरीका नहीं, दूसरे का तरीका है, सुन्नियों का तरीका है। तो आप इसको परोक्ष रूप से आप सुन्नी मत को जो है हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक साल तक दंगा चलता रहा। फिर आगा जियाउद्दीन जो शियाओं के नेता थे, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया, लेकिन जब उन्होंने एग्रीमेंट किया तो आगा जियाउद्दीन को गोली मार दी गई जनवरी 2005 में। उसके बाद काफी दंगे हुए, काफी हफ्तों भर वहां पे कर्फ्यू लगा रहा। उसके बाद
इस क्षेत्र के जो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी थे, पाकिस्तान में आज भी एक प्रांत में एक ही आईजीपी होता है, जैसे पहले भारत में होता था। तो इंस्पेक्टर जनरल और जो पुलिस थे वहां के नॉर्दर्न एरियाज के, उनको मार दिया गया। उसके बाद कई बार बसों में जो इधर स्कार्दू से इस्लामाबाद जा रही थी या पाकिस्तान से यहाँ आ रही थी, उनमें से शियाओं को उतार उतार कर गोली मार दी गई। और इस तरीके की कई घटनाएं होती गई। अगर आप देखेंगे उसके बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें लोगों को उतारा गया, जज की हत्या हो गई, एक बड़े शिया जो धार्मिक नेता थे उनको मार दिया गया। गाड़ियों से लोगों को उतार कर मारना एक बड़ा कॉमन रहा है, क्योंकि शिया जो इस इलाके के हैं, वो जो पाकिस्तान से आते हैं तो वो सुन्नी बहुल इलाके से आते हैं, वहां उनको मार दिया जाता है। जो डिप्टी स्पीकर थे इनकी काउंसिल के, उसकी हत्या हो गई। बॉम्ब ब्लास्ट हुए, कई घटनाएं हुई। कई बार ऐसी स्थिति हुई कि जो वहां पे पर्यटक थे उनको हवाई जहाज से उठाना पड़ा। और जो भी चीज होती है उसका आप देखेंगे कि कई बार हुआ, फिर लोगों को बसों से उतारा गया। नंगा पर्वत के बेस कैंप में जो विदेशी पर्वतारोही थे उनकी हत्या हुई, आर्मी ऑफिसर्स की हत्या हुई, एसएसपी की हत्या हुई, एयरफोर्स के लोगों पे हमला हुई, बच्चों पे हमला हुआ। इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। और जब भी पाकिस्तान में कुछ होता है शियाओं के खिलाफ, उसका प्रोटेस्ट आप इस क्षेत्र में देखते हैं। यहाँ के लोग भी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। जैसा कि मीरपुर मुजफ्फराबाद में इस साल चुनाव हुए, ऐसे ही गिलगित बल्तिस्तान में पिछले साल चुनाव हुए। चुनाव जो थे 24 सीटों के लिए हुए, जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड थी। इसके अलावा 6 महिलाओं की और 3 टेक्नोक्रेट्स की इनडायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स थी। इनमें से फिर जैसा कि मैंने वहां कहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 16 सीट जीती। ये एक्चुअली 16 सीट नहीं जीते थे, जीते 10 सीट ही थे। 6 इंडिपेंडेंट्स थे, लेकिन जो रूलिंग पार्टी होती है वो इंडिपेंडेंट्स को बाद में खरीद देती है, तो उसके कारण इनकी 16 सीट हो गई। और जब 16 सीट हो गई तो इनके 2/3 बहुमत हो गए। तो जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स है उनमें इनको 4 महिलाओं की और 2 टेक्नोक्रेट की सीट मिल गई। इसके कारण टोटल इनको 22 सीटें मिल गई, 2/3 बहुमत मिल गया। पीपीपी को 3 जनरल, 2 महिलाओं की और 1 टेक्नोक्रेट सीट मिली। और पीएमएलएन जो है उसको 2 जनरल और एक शिया फिरका परस्त पार्टी है मजलिस वहादत मुस्लिमीन, उसको 1 सीट मिली। एक जमाते उलेमा इस्लाम फजलुर रहमान की पार्टी है, उसको भी 1 सीट मिली। उसी तरीके से एक नवाज खान नाजी हैं जो बलवारिस्तान नेशनल फ्रंट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंट के रूप में लड़ा, क्योंकि बीएनएफ को तो रिकॉग्नाइज नहीं करते, और उन्होंने भी 1 सीट यहाँ पर जीती। तो इस इलाके में जो है, जैसा कि मैंने कहा, ये डेवलपमेंट्स हुए हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो आज भी हमारी जो प्री इस्लामिक संस्कृति है उससे जुड़ना चाहते हैं। आज चूंकि समय अभाव था इसलिए मैंने दिखाया नहीं, पर इस इलाके में जो प्री इस्लामिक जो कल्चर है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ के लोग जो है इसके बारे में अपने सांस्कृतिक जो उनकी धरोहर है उसकी प्रिजर्वेशन के लिए काफी एक्टिव है। और इसके साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न हो, कुछ हो, तो मैं उसका उत्तर देने की चेष्टा करूंगा। मेरा हमेशा से ये मानना है कि किसी भी राष्ट्र की जो टेरिटरी है वो उस वक्त नहीं खोती है जब वो उस पर किसी विदेशी ताकत का कब्जा हो जाता है, पर वो राष्ट्र वो टेरिटरी जब ही खोता है जब उसके बारे में हम भूल जाते हैं। तो अगर जब तक हम इस क्षेत्र को अपने मानस पटल पर रखेंगे, ये क्षेत्र हमारा है और हमारे साथ ही रहेगा। और इसी को ध्यान में रखकर हमने ये किताब लिखने की कोशिश की थी, जो इस साल पिछले साल आई थी जनवरी में, ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ऑफ भारत। धन्यवाद।